आइए शुरू करते हैं न्यूज पथ पर सफर और सबसे पहले आपको दिखाते हैं ऐसी तस्वीरें जिनका जिक्र सरेराह है। ये तस्वीरें सुर्खियों में भी है और सोशल मीडिया पर भी है। इनसे आपका बाखबर होना बेहद जरूरी है क्योंकि चौराहे पर इन्हीं की चर्चा है और चर्चा मजदूर के होनहार बेटे की भी है। पंजाब के फरीदकोट में ईंट भट्टे पर काम करने वाले एक मजदूर के बेटे ने पूरे परिवार और अपने इलाके का नाम रोशन किया। दरअसल पिछले दिनों मजदूर हाकम सिंह के बेटे आकाशदीप सिंह का सिलेक्शन सेना में बतौर लेफ्टिनेंट हुआ। ऐसे में परिवार और रिश्तेदारों को आकाशदीप की इस कामयाबी पर काफी गर्व है। बताया गया कि आकाशदीप पहले भारतीय वायुसेना में बतौर हवलदार भर्ती हुए थे, फिर भी उन्होंने अपनी पढ़ाई और तैयारी जारी रखी। अब वो सेना में लेफ्टिनेंट बन चुके हैं। फिलहाल आकाशदीप सिंह ट्रेनिंग पर हैं, मगर इन दिनों घर पर बधाई देने वालों का तांता लगा है। उत्तराखंड के हरिद्वार में कुछ युवकों को चलती गाड़ी में हुड़दंग मचाना महंगा पड़ गया। दरअसल इनका एक वीडियो वायरल हुआ था जिसमें ये गाड़ी के सनरूफ से बाहर निकलकर झूम रहे थे। आरोप है कि इन्होंने नशे में ऐसा किया। ऐसे में पुलिस ने इस वीडियो के आधार पर कार्रवाई की, इन सभी को पकड़ा, साथ ही इनकी गाड़ी का चालान भी काटा। जिंदगी का सफर सुहाना हो, इसके लिए सावधान रहना जरूरी है। रोजमर्रा की आपाधापी में कुछ देर बैठकर सोचना समझना भी जरूरी है कि आपके आसपास क्या हो रहा है और जो कुछ हो रहा है उससे हमारी जिंदगी, हमारा परिवार कैसे प्रभावित हो सकता है। इसलिए हॉर्न बजाकर बाखबर करने वाली खबर जरूरी होती है। और आज की ये खबर फर्जी पुलिस थाना खोलकर गश्ती दल से अवैध वसूली कराने से जुड़ी। दरअसल बिहार के पूर्णिया जिले में फर्जी थाना और फर्जी पुलिसकर्मी के खेल का पर्दाफाश हुआ। सैकड़ों लोगों को नौकरी देने के नाम पर चूना लगाया गया। उन्हें खाकी वर्दी भी पहना दी गई और आईडी कार्ड देकर उनसे ड्यूटी भी करवाई गई। यही नहीं, वाहन चालकों को फर्जी चालान की रसीद देकर उनसे उगाही भी की गई। इस खेल पर से पर्दा तब उठा जब ठगी के शिकार लोग थाने पहुंच गए और इसकी भनक लगते ही ठगी गिरोह का मास्टरमाइंड राहुल कुमार फरार हो गया। ऐसे में जरूरी है कि फर्जी थाना और फर्जी पुलिस वालों को लेकर खुद भी सतर्क हो जाएं और दूसरों को भी सावधान करने के लिए हॉर्न बजाएं। बिहार में एक बार फिर फर्जी थाना और फर्जी पुलिसकर्मी के खेल का खुलासा हुआ है। सैकड़ों लोगों को नौकरी देने के नाम पर चूना लगाया गया। पूर्णिया में फर्जी थाना खोलकर नौकरी के नाम पर 500 से अधिक लोगों को ठगी का शिकार बनाया गया। वहीं करीब 9 महीने पहले एक युवक बिना परीक्षा पास किए ही आईपीएस बन गया। जमुई के सिकंदरा में 20 सितंबर को आईपीएस की वर्दी पहने और पिस्टल लिए एक युवक को पुलिस ने गिरफ्तार किया था। फर्जी आई कार्ड दिखाते ये युवा ठगी के शिकार हैं। पूर्णिया के कस्बा थाना क्षेत्र में पुलिस ने एक फर्जी थाना का भंडाफोड़ किया। सरकारी स्कूल की बिल्डिंग में रोजाना पुलिस की वर्दी में लोग आते थे और वाहन चेकिंग में लग जाते थे, लेकिन कभी किसी को इसको लेकर शक नहीं हुआ। पूर्णिया में इन दिनों एक थाना सुर्खियों में बना हुआ है क्योंकि वो थाना जो है वो फर्जी है और यहाँ लगभग यहाँ के स्थानीय लोगों की माने तो लगभग 1 से 2 महीने पहले से वो थाना चल रहा था और थाने में युवाओं को नौकरी के पुलिस विभाग में नौकरी देने के नाम पर यहाँ लोग आते थे। युवाओं को यहाँ तक कि जो स्थानीय लोगों का ना यहाँ ट्रेनिंग भी दी जाती थी। जो पुलिस में जाना है उसके लिए क्या होमगार्ड के जवान के लिए ट्रेनिंग होती थी, वे लोग यहाँ के ट्रेनिंग लेते थे। और ये वही मकान है जहाँ पे फर्जी थाना चल रहा था जिसका उद्भेदन स्थानीय लोगों के द्वारा ही किया गया। यह थाना लगभग 2 माह से चल रहा था और यहाँ पर नौकरी दिलाने के नाम पर अवैध उगाही की जाती थी। और हद तो इस बात की है कि यहाँ एक मध्य विद्यालय है और मध्य विद्यालय में ये थाना लगभग 2-3 महीने से चल रहा था और प्रशासन को इसकी भनक तक भी नहीं थी। आरोपी राहुल कुमार ने युवाओं को पुलिस की वर्दी, लाठी और फर्जी पहचान पत्र देकर वाहन जांच और शराब तस्करी के खिलाफ छापेमारी जैसे काम करवाए। ठगी के शिकार पीड़ितों ने बताया कि राहुल के आदेश पर वे गेरुआ घाट और गांधी घाट पुल पर वाहन जांच करते थे और चालान काटते थे। यहाँ पर तो हम तो ये मेरा ज़मीन है, ये बगल वाला ज़मीन हम ही लिए है। दुकान चला रहे हैं यहाँ लकड़ी उकड़ी का।
तो एकाएक देखे जो यहाँ पर बोर्ड लगा बिहार रक्षा दल का, बिहार रक्षा दल का बोर्ड लगा। वहाँ पर जो है लड़की और लड़का मोटा मोटी 40 से 45 थे। उनके बाद जो है यहाँ ट्रेनिंग शुरू हुआ। ट्रेनिंग जो है मोटा मोटी 1 महीना तक चला। 1 महीने के बाद जो है ये बोर्ड वोर्ड भी खुल गया और अनजान उन लोग का बिल्कुल स्थगित हो गया है। क्या यहाँ पुलिस का गाड़ी? हाँ, पुलिस थाना का भी गाड़ी आया थी। और क्या कहते हैं वो जो ट्रेनिंग जो देते थे ट्रेनर, तो वो लोग को जो है चौक चौक पर भेज देते थे 6 होकर के, जा कर के ऐसा सुरक्षा देना है, ऐसा रोड पर ऐसा ही करना है, वैसा करना है। यहाँ से नेहरू चौक तक, वहाँ तक भी मतलब ये किए हैं। ये गिरवा पुल पर भी किए। इधर जो है ग्रामीण जा कर के फकर तकिया चौक पर ये जो रोड जो है अभी, ये जो पुल जो है गांधी पुल, इस पर यानी जो इस हिसाब से जो है ट्रेनिंग देना है, ऐसा ऐसा ही करना है। लेकिन फर्जी थाना का भंडाफोड़ तब हुआ जब नौकरी के नाम पर ठगी का शिकार हुए सैकड़ों लोग ठग के घर पहुंचकर हंगामा करने लगे। दरअसल पूर्णिया के कस्बा इलाके में राहुल कुमार शाह ने पहले गांधी स्कूल कस्बा में बिहार राज्य दलपति एवं ग्राम रक्षा दल महासंघ का कार्यालय खोला। इसके बाद खुद पुलिस की वर्दी में रोजाना ड्यूटी करने लगा और लोगों को नौकरी दिलाने के नाम पर 10 से 15 हजार वसूल कर ग्राम रक्षा दल और दलपति का फर्जी नियुक्ति पत्र बांटने लगा। इतना ही नहीं, राहुल कुमार ने सभी को पुलिस की वर्दी दिलवाकर नौकरी पर भी लगवा दिया। लेकिन 2 महीने नौकरी करने के बाद जब वेतन नहीं मिला, तब लोग सीधा ठग राहुल कुमार के घर पर पहुंच गए और हंगामा करने लगे। ठगी के शिकार पीड़ित युवकों के मुताबिक उन लोगों को 20-20 हजार रुपया सैलरी पर ग्राम रक्षा दल की नौकरी दी गई। ठग राहुल कुमार हमेशा पुलिस की वर्दी में रहता था। यहाँ तक कि कस्बा थाने के पुलिस वालों के साथ भी फेसबुक पर फोटो अपलोड करता रहता था, इसलिए उन लोगों को कोई शक नहीं हुआ। उसके बाद वर्दी और आई कार्ड देकर लोगों से काम लेने लगा और इसके एवज में लोगों से पैसे भी लिए। मामला उजागर होने के बाद राहुल फरार हो गया और पुलिस उसकी गिरफ्तारी के लिए छापेमारी कर रही है। लेकिन हैरानी की बात है कि ये फर्जी थाना महीनों तक चलता रहा, लेकिन स्थानीय प्रशासन को इसकी भनक तक नहीं लगी। स्थानीय लोगों का आरोप है कि प्रशासन की मिलीभगत के बिना ये संभव नहीं था। हम लोग देखे कस्बा से आ रहा था, जा रहा था, बच्चा सब ट्रेनिंग दे रहा था, यहाँ सीख रहा था। कितना दिन से ट्रेनिंग दे रहा था? तो मोटा मोटी वही 1-2 महीना शायद था। उसके बाद तो फिर ख़त्म हो गया। फिर खत्म हो गया? हाँ, फिर ख़त्म हो गया। तो अब इधर नहीं हो रहा, अभी बंद है। अभी क्या बाज़ाब्ते यहाँ बोर्ड भी लगा हुआ था क्या थाने का? बोर्ड ऐसा नहीं था कि पोस्टर था शायद, उसमें पोस्टर नहीं। हाँ, निधुबान में ख़त्म हो गया पोस्टर। वो पोस्टर था लगा जी। कभी उस आदमी को आप देखा क्या? कैसा लड़का बैठता कौन है यहाँ पे? नहीं, उतना वो आदमी ने देखे, मगर वर्दी पहनावा का आ रहा था, जा रहा था। वही बच्चा सबको मतलब देखभाल कर रहा था 2-4 घंटा 5 घंटा जो भी है। कितने की संख्या में लोग आते थे यहाँ पे? वही मोटा मोटी 20-25-30 ऐसा आदमी होता था। लड़का लड़की सब? लड़का लड़की सब। ठगी के शिकार लोगों ने कस्बा थाने में ठग राहुल कुमार के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई है। राहुल कुमार शाह सहित अन्य पर कस्बा थाना कांड संख्या 153/25 मामला दर्ज किया गया। ये मामला ये है कि ये जनवरी 2025 से संबंधित है। एक ग्राम रक्षा दल का गठन किया गया था पंचायत स्तर से। उसी दरमियान उनका प्रशिक्षण कार्यक्रम वहाँ पे चल रहा था और जांच के दौरान जो फर्जी थाना चलाए जाने की बात है ये नहीं पाया गया है और ये जनवरी से फरवरी के पहले सप्ताह में उनका प्रशिक्षण समाप्त हो गया। उसी को अभी उजागर किया गया है और जो अन्य आरोप लगाए जा रहे थे कि इनके द्वारा चेकिंग की जा रही थी, गश्ती चलाई जा रही थी, ये सब बातें नहीं पाई गई है।
एक युवक की। हाँ, इसमें क्या है कि एक युवक द्वारा जो ग्राम रक्षा दल के सदस्य थे, वो क्षेत्रीय पदाधिकारी उसमें एक होते हैं, वो थे, तो उनके द्वारा कुछ लोगों से जो है पैसा का ठगी किया गया है, जिसका मामला कांड दर्ज किया गया है, अनुसंधान किया जा रहा है। अब ठगी के शिकार लोग असली पुलिस से इंसाफ की गुहार लगा रहे हैं। मामला सामने आने के बाद पुलिस आरोपी की गिरफ्तारी के लिए छापेमारी कर रही है। वहीं कुछ महीने पहले बिहार के ही जमुई में 2 लाख रुपए में आईपीएस बनने के मामले ने सुर्खियां बटोरी थी। लखीसराय के हसली थाना क्षेत्र के गोवर्धन बीघा गांव का रहने वाला मिथिलेश कुमार आईपीएस की वर्दी पहनकर कमर में पिस्टल लटकाकर पुलिस का आला अफसर बनकर घर से निकला था, लेकिन सिकंदरा थाने के हवालात में पहुंच गया। जाहिर है, पूर्णिया में फर्जी पुलिस थाना खोलकर और लोगों को फर्जी पुलिस की वर्दी पहनाकर वसूली का धंधा किया जाता था और पुलिस इस सब से अनजान थी। यही नहीं, बिहार सरकार को भी इसकी भनक तक नहीं मिली। लिहाजा प्रशासन और सरकार जन सुरक्षा को लेकर कितना लापरवाह है, अंदाजा लगाना मुश्किल नहीं है। ऐसे में जरूरी है कि फर्जी थाना और फर्जी पुलिस वालों को लेकर खुद सतर्क हो जाएं और दूसरों को भी सावधान करने के लिए हॉर्न बजाएं। पूर्णिया से सुमित कुमार के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। दिल्ली में गृह मंत्री अमित शाह से मिले यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ। आइए सीधे आपको ले चलते हैं न्यूज एक्सप्रेसवे पर, जहां देश भर की कुछ और जरूरी खबरें कर रही हैं आपका इंतजार। दिल्ली एनसीआर में पारा 45 डिग्री सेल्सियस के पार पहुंच गया। राजधानी के आया नगर में तापमान 45.3 डिग्री सेल्सियस दर्ज हुआ, तो रिज इलाके में ये 44.9 डिग्री सेल्सियस रहा। मौसम विभाग के मुताबिक राजधानी में कम से कम 4 दिनों तक ऐसे ही गर्मी और उमस की स्थिति बनी रहने की संभावना है। लिहाजा यहाँ येलो अलर्ट जारी किया गया है। उत्तर भारत में 2-3 दिनों में तापमान में तेजी से इजाफा हुआ है। राजस्थान के श्रीगंगानगर में भी अधिकतम तापमान 47 डिग्री सेल्सियस तो बीकानेर में 46 डिग्री सेल्सियस के पार हो चुका है। उत्तर भारत में तेज गर्मी के बीच दक्षिण भारत में बारिश ने फिर दस्तक दी। दरअसल तमिलनाडु के चेन्नई समेत कई जगहों पर तेज बरसात हुई, जिससे मौसम सुहाना हो गया। इस बारिश से सड़कें पानी से लबालब भर गई। ऑपरेशन सिंदूर में अहम जिम्मा निभाने वाले डीजीएमओ लेफ्टिनेंट जनरल राजीव घई का कद बढ़ गया है। उन्हें दोहरी जिम्मेदारी दी गई। दरअसल राजीव घई को डिप्टी चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ स्ट्रैटेजी भी बनाया गया। ये सेना में नया पद है। उनकी नई नियुक्ति 9 जून से प्रभावी हो गई है। कांग्रेस नेता सोनिया गांधी की दिल्ली के गंगाराम अस्पताल में मेडिकल जांच की गई। 2 दिन पहले शिमला में उनकी तबीयत बिगड़ गई थी। उन्हें सांस लेने और बीपी की समस्या हो गई थी। ऐसे में वहां आईजीएमसी अस्पताल में उनका चेकअप हुआ। फिर वो रविवार को दिल्ली लौट आई थी। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने शानदार पहल की और पर्यावरण बचाने का संदेश दिया। दरअसल उन्होंने एक सिंदूर का पौधा लगाया। इसे उन्होंने अपनी मां को समर्पित किया। ये एक पेड़ मां के नाम अभियान से जुड़ा है, जो कि मोदी सरकार ने शुरू किया था। इस अभियान के तहत राज्य सरकार ने राजधानी में 70 लाख पौधे लगाने का संकल्प लिया है, ताकि दिल्ली हरी भरी रहे। वैसे राजधानी में यमुना की सफाई को लेकर भी राज्य सरकार ने बड़ा कदम उठाया है। यमुना में गिरने वाले 22 बड़े नालों का ड्रोन सर्वे होगा। और खबरों के एक्सप्रेसवे से आगे रुक करते हैं सियासी ढाबे का, जहां आज की सबसे दिलचस्प खबर मौजूद है। प्रधानमंत्री मोदी के कार्यकाल के 11 साल पूरे हो गए और इसमें कोई दो राय नहीं कि पाकिस्तान के घर में घुसकर 3 बार मात देना उनकी बड़ी उपलब्धियों में से एक रहा है। इसके अलावा बीजेपी जम्मू कश्मीर से आर्टिकल 370, सीएए, 3 तलाक, महिला आरक्षण और दुनिया की चौथी अर्थव्यवस्था बनने जैसी उपलब्धियां गिना रही है। तो वहीं कांग्रेस तंज कस रही है कि 11 साल में प्रधानमंत्री मोदी एक बार भी मीडिया के सामने अपनी उपलब्धियों का बखान करने क्यों नहीं आए। और विपक्षी दल भी सवाल कर रहे हैं कि प्रधानमंत्री मोदी के दावों का क्या हुआ, क्या वो पूरे होंगे। ना कुटुंब सभ्युलारा, ऐसा लग रहा है जैसे मैं
अपने कुटुंब के बीच आ गया हूं, अपने परिवार के बीच आ गया हूं। केंद्र में प्रधानमंत्री मोदी सरकार के 11 साल पूरे हो गए हैं। जैसे कांग्रेस राज में कभी नेहरू और इंदिरा का युग कहा जाता था, ऐसे ही बीजेपी दावा कर रही है कि मोदी युग में नए भारत ने तरक्की की नई इबारत लिखी है। आप भी जानते हैं, हम भी जानते हैं कि हमारी इकोनॉमी 10th से छलांग लगा करके 5th पर पहुंच गई, और अब जो इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड का जो अब नया डेटा आ रहा है वो हमको 4थे स्थान पर ला रहा है, और हम 4थे स्थान की तरफ हम अग्रसर हुए हैं। फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी के रूप में हमारा 4था साल लगातार चल रहा है। वर्ल्ड बैंक हमारे को फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी, मेजर इकोनॉमी इन दी वर्ल्ड कहता है। यानी सारी विपरीत परिस्थिति में भारत की इकोनॉमी सुदृढ़ और सक्षम तरीके से आगे बढ़ रही है। अब मैं अगर बोल्ड डिसीजंस की बात करूं, आर्टिकल 370 को एब्रोगेट करना, पॉलिटिकल नैरेटिव बन चुका था कि दिस इज नॉट पॉसिबल। देश मान चुका था कि दिस इज नॉट पॉसिबल, और वो आर्टिकल 370 धाराशाही हुआ और एब्रोगेट हुआ, वो हम सबको पता है। जम्मू कश्मीर के इलेक्शंस को आप कहते थे महज फॉर्मेलिटी है। लोकसभा में टर्नआउट 58.46% रहा, और विधानसभा J&K के इलेक्शन में टर्नआउट वाज 63%। दिस इज द चेंज एंड दिस इज द रिजल्ट ऑफ द बोल्ड डिसीजन। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने बताया कि मोदी सरकार ने 11 साल में CAA, महिला आरक्षण, 3 तलाक, कश्मीर से आर्टिकल 370 हटाने जैसे बड़े काम किए। और मोदी सरकार की सबसे बड़ी उपलब्धि तो ये रही कि उन्होंने सालों साल से चली आ रही तुष्टीकरण की राजनीति खत्म कर दी। सिटीजन्स अमेंडमेंट एक्ट, उसी तरीके से डीमोनेटाइजेशन, उसी तरीके से मोर देन 3 डिकेड्स हम विमेन रिजर्वेशन की तरफ नहीं बढ़ पाए, लेकिन 33% विमेन रिजर्वेशन देने का काम प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में हुआ। देश 11 साल पहले तुष्टीकरण पर, और तुष्टीकरण के साथ साथ समाज को खंडित करके अपनी कुर्सी को सेव करना, यह एक राजनीतिक संस्कृति का तरीका बन गया था। लेकिन प्रधानमंत्री मोदी जी के आने के बाद, जब मैं कहता हूं कि ही चेंज द पॉलिटिकल कल्चर ऑफ द कंट्री, तो पॉलिटिक्स ऑफ परफॉर्मेंस, जो हम काम कर रहे हैं उसको हम जनता के सामने अकाउंट करते हुए चीजों को रखें, ये नई संस्कृति पैदा हुई। प्रधानमंत्री मोदी के 11 साल पूरे होने पर बीजेपी ने उपलब्धियां गिनाई, तो कांग्रेस कह रही है कि 11 सालों में एक भी प्रेस कॉन्फ्रेंस क्यों नहीं कर सके। दुनिया भर की बातें हो रही हैं, पर सवाल एक ही है। 11 साल हो गए हैं प्रधानमंत्री बनकर नरेंद्र मोदी जी का, और 11 साल में एक बार उन्होंने निडर होकर फ्रीव्हीलिंग वार्ता नहीं की है मीडिया से। दुनिया में ऐसा कोई प्रधानमंत्री नहीं है, कोई राष्ट्रपति नहीं है जो अपने जो कार्यकाल होता है, जो अपने शासनकाल होता है, जिसमें मीडिया से वो उसकी बातचीत नहीं हो। 11 साल से इनका एक प्रेस कॉन्फ्रेंस, एक भेंट वार्ता नहीं हो पाई है। हाँ, 1 साल पहले चुनाव के अभियान के दौरान प्रोड्यूसर, डायरेक्टर, म्यूजिक डायरेक्टर, कैमरामैन, मेन एक्टर नरेंद्र मोदी जी थे। उन्होंने कई इंटरव्यू दी, और एक इंटरव्यू में उन्होंने कहा कि मैं नॉन बायोलॉजिकल हूं। वो तो 1 साल पहले, पर बिना स्क्रिप्ट, बिना लिखे, निडर होकर मीडिया से बात क्यों नहीं करते हैं? उद्धव गुट की शिवसेना ने तो तंज कसते हुए कहा कि प्रधानमंत्री मोदी के वादों का क्या हुआ, वो कब पूरे होंगे। तो समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने बीजेपी से 20 वर्षों का हिसाब किताब मांगा। उन्होंने कहा कि केंद्र के 11 साल और यूपी के 9 सालों के कामकाज का लेखा जोखा देना चाहिए।
देश की जनता ने 11 साल पहले बहुत उम्मीदों से उनको चुनकर भेजा था। बहुत सारी बातें हुई थी, आतंकवाद को भी लेकर, 56 इंच सीने को भी लेकर, लाल लाल आंख को भी लेकर, जनता को, युवाओं को रोजगार देकर, किसानों की आमदनी दुगनी कर, महिलाओं को सुरक्षा देकर बहुत सारे वादे किए गए थे। पर अगर आज 11 साल में हम देखें वो वादों को पूरा करने में भारतीय जनता पार्टी कितनी सक्षम हुई है, वो उनके तीसरे टर्म के इलेक्शन में ही पता चल गया था, जब उनको बहुमत से दूर रखा था यहाँ की जनता ने। तो आज उनको समीकरण करने की जरूरत है कि जो वादे हर स्टेज पे जाकर किए हैं, भारतीय जनता पार्टी ने किए हैं, उसका क्या हुआ। दिल्ली की सरकार के 11 साल और उत्तर प्रदेश की सरकार के लगभग 9 साल, इन दोनों को जोड़ दें तो 20 साल का लेखा जोखा सरकार को देना पड़ेगा जनता के बीच में क्या किया है। और वो तमाम आंकड़ों पे बहस करनी पड़ेगी कि हम शिक्षा के क्षेत्र में कितना आगे बढ़े हैं, हम बेरोजगारी में कितना पिछड़ गए हैं, हम रोजगार देने में कितना कामयाब हुए हैं, हम जो इन्वेस्टमेंट लाना चाहते थे हम इन्वेस्टमेंट कितना लाए हैं भारत सरकार और उत्तर प्रदेश सरकार ने मिल कर के। और उत्तर प्रदेश के लोग तो ज़्यादा आकलन इसलिए करेंगे क्योंकि देश के प्रधानमंत्री यहाँ से हैं और जो योजनाएं चल रही हैं उससे नहीं लगता है कि दिल्ली और लखनऊ में कोई तालमेल है। बीजेपी ने 9 जून यानी आज से संकल्प से सिद्धि तक नाम से विशेष जनसंपर्क अभियान शुरू किया है। बीजेपी के नेता और कार्यकर्ता इस जनसंपर्क अभियान के तहत मोदी सरकार की उपलब्धियां जनता के बीच लेकर जाएंगे। बीजेपी ने मोदी सरकार की उपलब्धियों के साथ ही कांग्रेस सरकार की विफलताओं को भी घर घर पहुंचकर बताने की योजना बनाई है। ग्रुप कैप्टन अंगद प्रताप। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। न्यूज पथ पर आगे है धन बाजार, जहां शेयर बाजार से लेकर कारोबार तक की सभी अहम खबरें होती हैं, जिसका सीधा रिश्ता आपकी आमदनी आपकी जेब से होता है। तो तेज रफ्तार खबरों के बीच ये जरूरी खबरें छूट ना जाए, इसलिए सीधे आपको लिए चलते हैं धन बाजार। हफ्ते के पहले कारोबारी दिन भी शेयर बाजार में तेजी जारी रही। सेंसेक्स 256 अंक उछलकर 82,445 पर पहुंच गया। वहीं निफ्टी 100 अंक ऊपर 25,103 पर बंद हुआ। कारोबार के दौरान बैंक और आईटी समेत सभी सेक्टरों के शेयरों में तेजी देखने को मिली। सोने की कीमतों में गिरावट दर्ज की गई। दिल्ली में ये 250 रुपए नीचे 97,350 रुपए प्रति 10 ग्राम पर लुढ़क गया। वहीं चांदी नई ऊंचाई पर पहुंच गई। इसमें 1,000 रुपए की बढ़त रही। इस तरह ये 1,08,100 रुपए पर पहुंच गई। पीएनबी और कुछ दूसरे बैंकों ने भी लोन की ब्याज दरें घटा दी। बैंक ऑफ बड़ौदा, पंजाब नेशनल बैंक, यूको बैंक और बैंक ऑफ इंडिया के ग्राहकों को इसका फायदा मिलेगा। इन्होंने रेपो लिंक्ड लैंडिंग रेट 50 बेसिस पॉइंट तक घटा दी, यानी अब इनके ग्राहकों को कम दर पर होम समेत दूसरे लोन मिलेंगे। न्यूज पथ के सफर में अब सोशल अड्डा का रुख करते हैं, जहां आज बात होगी मुंबई की लाइफलाइन कही जाने वाली लोकल ट्रेन। मुंबई की लोकल ट्रेनों में रोजाना लाखों यात्री सफर करते हैं, लेकिन इन ट्रेनों में भारी भीड़ की वजह से ट्रेन के दरवाजों से लटक कर सफर करना जोखिम भरा भी होता है। इसी जोखिम की वजह से आज फिर एक बड़ा हादसा हो गया। मुंबई के पास ठाणे में एक लोकल ट्रेन में दीवा और मुंब्रा स्टेशन के बीच एक बड़ा हादसा हो गया। इस हादसे में लोकल ट्रेन से लटककर यात्रा कर रहे करीब 10 लोग नीचे गिर गए। इनमें 4 लोगों की मौत हो गई। बताया जा रहा है कि लोकल ट्रेन इतनी खचाखच भरी थी कि कई यात्री दरवाजे पर लटककर सफर कर रहे थे। इसी दौरान यह हादसा हुआ। इस दुर्घटना के तुरंत बाद रेलवे बोर्ड ने इस मामले को गंभीरता से लेते हुए यात्रियों की सुरक्षा के लिए सख्त कदम उठाए हैं। रेलवे बोर्ड की ओर से जारी निर्देशों के अनुसार अब से मुंबई लोकल ट्रेन के लिए बन रहे सभी रेलवे कोच में ऑटोमेटिक डोर क्लोजिंग सिस्टम अनिवार्य किया जाएगा। रेलवे के इस कदम का उद्देश्य ये है कि चलती ट्रेन में दरवाजे खुले ना रहे और कोई भी यात्री लटक कर यात्रा ना करे। इसके साथ ही वर्तमान में सेवा में चल रही सभी लोकल ट्रेन के कोच को भी दोबारा डिजाइन किया जाएगा और इनमें भी ऑटोमेटिक डोर क्लोजिंग सिस्टम लगाया जाएगा ताकि रेल का सफर सुरक्षित किया जा सके। 2005 से 2024 तक पिछले 20 वर्षों में 51,802 लोगों ने ट्रेन से गिरने के कारण अपनी जान गंवाई, जिसके हिसाब से हर दिन 7 लोगों की मौत हुई। इनमें से
आज 481 लोगों की जान वेस्टर्न रेलवे के ट्रैक पर और 29,321 लोगों की मौत सेंट्रल रेलवे के रूट पर हुई है। आंकड़ों के मुताबिक लोकल ट्रेन के सबसे ज्यादा हादसे कल्याण, ठाणे, वसई और बोरीवली रेलवे स्टेशन पर हुए। ये आंकड़े वेस्टर्न रेलवे और सेंट्रल रेलवे की ओर से एक याचिका पर बॉम्बे हाई कोर्ट में एक हलफनामा में दिए गए थे। वर्तमान में वेस्टर्न रेलवे की 1,394 लोकल ट्रेनों में रोजाना 35 लाख लोग सफर करते हैं। वहीं सेंट्रल रेलवे की तरफ से चलने वाली 1,810 लोकल ट्रेनों में रोजाना 40 लाख यात्री सफर करते हैं। जाहिर सी बात है, मुंबई की लोकल ट्रेन में हर दिन करीब 75 लाख लोग सफर करते हैं। ऐसे में यात्रियों की सुरक्षा के लिए तुरंत कदम उठाए जाने की जरूरत है। इस मुद्दे पर हमने कुछ लोगों से बात की और उनकी राय जानी। आज मुमरा में जो मासूम लोगों की जो रेलवे से जान गई, उनके लिए सबसे प्रथम मैं उनको भावपूर्ण श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। और जो हुआ बहुत बुरा हुआ। मैं प्रशासन से अनुरोध करूंगा कि ये जो होना नहीं चाहिए, रेलवे में दिन ब दिन सुधारना लानी चाहिए। आज आदमी दादर से बदलापुर काम पे जाता है, दीवा काम पे जाता है, जो अपनी जान लेके जाता है, क्योंकि रेलवे में इतनी आबादी बढ़ गई है कि रेलवे में जाने वाला बंदा जो रहता है प्रवासी, वो खुद की जान लेके जाता है, जान लेके आता है। रेलवे को देखकर हमको हमारी ज़िंदगी कीड़े मकोड़ों की लगती है। कोई सुविधा नहीं है। रेलवे के विभाग एक जो 4 खिड़कियां होती है ना, जब लोगों को सुबह काम पे जाते हैं तो 2 खिड़कियां बंदी रहती। ये लोग खिड़की की व्यवस्था नहीं कर सकते तो बाकी की छोड़ो। रही बात एक घटना की, कब तक इंतजार करोगे? जब कोई घटना हो जाएगी, लोगों की जानें चले जाएंगी तब। इसके पहले आप दरवाज़ा लगाओगे, ये लगाओगे, कब लगाओगे? अब जो रेलवे मंत्री बन जाता है वो क्या PhD किया है? क्या अनुभव है उनको रेलवे के बारे में? अनुभव होना चाहिए ना कि लोग कब किस स्टेशन से कब कहाँ प्रवास कर रहे हैं, कब भीड़ हो रही है, वहाँ से जाने वाली जो ट्रेन है कब जाती है, कब ज़्यादा भीड़ है, उसके हिसाब से नियोजन करके इन लोग को कोई रास्ता निकालना चाहिए। ये लोग चुपचाप शांति से बैठ के रास्ता देखते हैं। जब गरीब जनता की जानें चली जाती है, किसी का परिवार का चिराग उजड़ जाता है, तब ये लोग नियोजन बनाते हैं। ये कोई बात है? सरकार को मैं चाहूँगा कि कॉरिडोर बना रहे तो बनाओ, नहीं तो ऐसी दुर्घटना होती रहेगी। जो आदमी कमाने को निकलता है तो उसका घर का चिराग निकलता है, कमाने वाला निकलता है, एक आदमी मरता है, पूरा परिवार डिस्ट्रॉय हो जाता है। मैं तो चाहता हूँ हर आदमी को हर इंश्योरेंस कराना चाहिए। जैसे ट्रेन में इंश्योरेंस नहीं होता है, प्लेन में इंश्योरेंस होता है, सिलेंडर में इंश्योरेंस होता है, तुम्हारा मेट्रो में इंश्योरेंस होता है, मगर लोकल ट्रेन में इंश्योरेंस नहीं होता। मैं तो चाहता हूँ सबका इंश्योरेंस कराए गवर्नमेंट, क्योंकि इनका भी आँख खुलना चाहिए। जब करोड़ों का ईएमआई भरना पड़ेगा ना, तब इनको मालूम पड़ेगा कितने लोग मरते हैं करके। मैं तो चाहता हूँ कॉरिडोर बना रहे तो जल्द बनाए, नहीं तो ये एक्सीडेंट रुकेगा नहीं, चलता रहेगा। मुंबई जो मेट्रो लोकल ट्रेन है हमारी, ये एक मुंबई की लाइफ लाइन है और आज इसका रूप लोगों को समझ में आ रहा है कि ये डेथ लाइन हो गई है मुंबई की। इसमें हम प्रॉब्लम ये है हमारे सिस्टम की कि जब कुछ प्रॉब्लम होती है तभी हम बात करते हैं। इससे पहले कोई बात करने वाला, कोई सोल्यूशन ढूंढने वाला है ही नहीं इसमें, और ना इसका कोई सोल्यूशन ढूंढ पाएगा। दरवाजे अगर लगाए जाएंगे, ठीक है, दरवाजे लगाए जाएंगे, लोग जितने जा पाएंगे उतने जाएंगे, पर सिस्टम इसमें क्या करेगा? सिस्टम सिर्फ बैठा होगा, दरवाजा लगा देगा, फिर लोग अपने आप जाए, जिए मरे। अगर सिस्टम को सुधारना है तो पूरे सिस्टम सुधारिए ना। ट्रेन में जाते वक्त लोग गार्ड होने चाहिए। जिस तरह से मेट्रो हम लोग कर सकते हैं, वहाँ पे लोकल में हम लोग क्यों नहीं कर सकते? मेट्रो वाले कर रहे हैं ना पैसे लेकर के, गवर्नमेंट को करनी चाहिए लोकल में। वैसे भी टैक्स तो भर ही रहा है आम आदमी। कॉरिडोर लगाने से प्रॉब्लम का सॉल्यूशन नहीं होगा। एक बोगी में जितनी आदमी की कैपेसिटी है उतने ही लोग वो बोगी में बैठें, वही पहली बात तो बोगी सॉल्यूशन है। बोगी में आप जितना ऑटोमेटिक कॉरिडोर बन जाएगा तो आदमी घुटन से मर जाएगा। जिसको प्रॉब्लम है सफोकेशन का, जो यानी किसको कुछ ना कुछ बीमारी है ही, ज़्यादा भीड़ से भी प्रॉब्लम होता है। ऐसा ज़रूरी नहीं है कि ट्रेन से गिरने से ही प्रॉब्लम होता है। लोगों को 1760 बीमारियाँ हैं, लोग घुटन से मर जाएंगे। वो कोई सॉल्यूशन नहीं हुआ। अब पब्लिक को भी समझना है कि एक बोगी में कितने लोग बैठ सकते हैं, उतने ही लोग बैठें, उतने ही लोग भरे जाएं। और आइए अब रुक करते हैं प्रगति मार्ग का, जहां ऐसी खबरें हैं जो कि देश की तरक्की, प्रगति और लोगों की काबिलियत दिखाती है। दिल को खुश करने वाली ये खबर आई है गुजरात के बनासकांठा जिले से, जहां के अन्नदाताओं ने अपनी मेहनत और काबिलियत के दम पर असंभव को संभव करके दिखा दिया। सूखे की मार से बचने के लिए इन किसानों ने जो तरकीब अपनाई है, उसे अगर पूरे देश में आजमाया जाए तो सिंचाई के संकट से हमेशा के लिए मुक्ति मिल सकती है।
श्रम सीकरों की स्याही से जो लिखते हैं बुलंद इरादों की इबारत, उनके मुकद्दर के हर सफ़े पर कामयाबी की दास्तान दर्ज होती है। इस फलसफे में हकीकत का रंग भरने का बेमिसाल काम कर दिखाया है गुजरात के बनासकांठा जिले के अन्नदाताओं ने। कभी ग्राउंड वाटर लेवल में गिरावट और अनियमित बारिश की वजह से सूखे की मार झेलने वाला गुजरात का ये जिला आज लहलहाती फसलों से आबाद है। नामुमकिन से दिखने वाले इस फसाने को अपनी मेहनत, सूझबूझ और दूरदर्शिता से जमीन पर सच कर दिखाया है बनासकांठा के किसानों ने। साल 2021 में जिले के किसानों ने सामूहिक रूप से तय किया कि कब तक सरकारी मदद के न मिलने का रोना रोते रहेंगे, कब तक खुद को बेबस मानकर किस्मत को कोसते रहेंगे। इसलिए इन किसानों ने बारिश के पानी को कंजर्व करने के लिए अपने खेतों में ही तलावड़ी यानी तालाब बनाना शुरू कर दिया और 4 साल में सूखे के हालात को मनमोहक हरियाली में तब्दील कर दिया। बनासकांठा के कई गांवों में पानी का स्तर बहुत नीचे चल गया है। यहाँ पे बारिश होती है लेकिन बारिश का पानी जो है वो सब बह जाता है। लेकिन यहाँ के किसानों ने एक तकरीबन अपनाई। आप जिस तरह से देख रहे हैं कि बनासकांठा के डीसा और आसपास के जो किसान हैं वो किसानों ने अपने खेत में ही पानी का संग्रह करने के लिए खेत तालाब बनाने की शुरुआत की है। अभी तक बनासकांठा और डीसा आसपास के कई गाँव में 1000 से ज़्यादा यहाँ पे खेत तालाब बने हुए हैं जिसमें लाखों लीटर पानी जमा होता है, इकट्ठा होता है। उस पानी के वो खेडूत है, जो किसान है, वो खेती कर सकते हैं। काबिले गौर है कि इन किसानों ने सिर्फ खेत तालाब बनाकर पानी को संग्रह करने का काम नहीं किया, बल्कि बोरवेल रिचार्ज की व्यवस्था कर भूमिगत जल के स्तर को ऊपर उठाने का भी सराहनीय प्रयास शुरू किया है। बोरवेल रिचार्ज का फायदा उन छोटे और सीमांत किसानों को मिलने वाला है जो खेत तालाब बनाने में सक्षम नहीं है। हमारे यहाँ बोर रिचार्ज और कुआं रिचार्ज का भी अभियान चल रहा है, क्योंकि जो छोटे किसान होते हैं वो अपने खेत में तालाब नहीं बना सकते, तो वो ये करते हैं कि जो बारिश का पानी अपने खेत में जमा होता है वो सीधा चैम्बर बना के अपने पुराने बोर या कुएं में डाल देते हैं। इससे जो भूगर्भ लेवल जो 1100 फुट से 1200 फुट पहुंचा है उसे हम ऊपर ला सकते हैं और आने वाले समय में हमारा जो आज से 10 साल 15 साल पहले पानी का जो भूगर्भ लेवल था वहाँ तक हम पहुँच सकते हैं। बनासकांठा के इन विलक्षण किसानों के अनोखे प्रयास के सकारात्मक परिणाम नजर आने लगे। कई इलाकों में भूमिगत जल स्तर ऊपर उठना शुरू हो चुका है। बोरवेल रिचार्ज और खेत तालाब की अनूठी पहल का असर पैदावार पर भी पड़ने लगा है। पहले जो जिला सूखे की मार से बेहाल था, वहां महज 4 साल के प्रयास से पैदावार दोगुनी से भी ज्यादा हो चुकी है। सफलता के आगे और असफलता के पीछे खड़े होने का दस्तूर काफी पुराना है। किसानों के शानदार स्वप्रेरित अभियान को अब सरकार का भी समर्थन मिलने लगा है। सरकार किसानों को खेत तालाब निर्माण और बोरवेल रिचार्ज के लिए आर्थिक मदद देने लगी है, जिससे इस अभियान को और गति मिल रही है। बनासकांठा से परेश पढ़ियार के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। इसी के साथ न्यूज पथ में मेरे यानी कि श्वेता झा के साथ फिलहाल इतना ही। देश दुनिया की तमाम पॉजिटिव खबरों के लिए आप देखते रहिए गुड न्यूज टुडे।